बात करें भारत की कोरोना वायरस की सिचुएशन को फेस करते हुए भी जब पूरी दुनिया परेशान है, अभी भी भारत पर जंगी जुनून सवार है। अभी भी मुसलमानों से नफरत जो है, पाकिस्तान से जो नफरत है, उसका आए दिन उनके सियासतदान, उनका मीडिया, उनके टीवी एंकर्स इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कोरोना का संकट पूरी दुनिया पर छा गया है। कोरोना संक्रमण कई मशहूर लोगों को भी अपनी चपेट में ले चुका है। कोरोना से बचने के लिए भारतीय अभिवादन शैली नमस्ते ट्रेंड करने लगा है। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स की ये वायरल तस्वीर है, हाथ बढ़ाकर भी हाथ न मिलाने की। भारतीय नमस्ते को अभिवादन के तौर तरीके के तौर पर अपनाने की। 12 मार्च को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में शामिल होने के लिए प्रिंस चार्ल्स आए थे। वहां कोरोना से बचने की सावधानी नमस्ते को स्वीकार करने के तौर पर दिखी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर से मिलने पर हाथ नहीं मिलाया। एक दूसरे को कोरोना के असर से बचने के लिए नमस्ते दुनिया भर का ट्रेंड बनने लगा है। पेरिस में जब स्पेन के राजा रानी का स्वागत हुआ तो वहां नमस्ते कहा गया। बात करें भारत की कोरोना वायरस की सिचुएशन को फेस करते हुए भी जब पूरी दुनिया परेशान है, अभी भी भारत पर जंगी जुनून सवार है। अभी भी मुसलमानों से नफरत जो है, पाकिस्तान से जो नफरत है, उसका आए दिन उनके सियासतदान, उनका मीडिया, उनके टीवी एंकर्स इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। एक ऐसी जुनूनियत है कि ख़त्म ही नहीं हो रही, एक ऐसी नफरत है कि ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही। इतना बुग्स, इतना कीना भी किसी के दिल में हो सकता है किसी के लिए। यकीन जानिए, खासतौर पे कोरोना वायरस की सिचुएशन जानने के बाद सब लोग हैरान हैं। क्या इतनी नफरत की वजह क्या हो सकती है? अभी जो मोदी है, आप कहते हैं कि इसकी मजबूरी है अचकदेव साहब, या इसकी ख्वाहिश कह लें, और बड़ी अजीबोगरीब सी ख्वाहिश कि वो भारत को तरक्की देने की बजाय, बिल्कुल तरक्याती काम करने के बजाय अचकदेव साहब हर बात का जिम्मेदार पाकिस्तान को या फिर मुसलमानों को ठहरा देता है। या मजबूरी ख्वाहिश के साथ में एक और वर्ड ऐड कर देती हूँ ऑप्शन में, कॉम्प्लेक्स, एहसास से कमतरी, कि मुसलमानों का कॉम्प्लेक्स है उससे। क्योंकि आपको याद होगा कि मुसलमान हुक्मरानों ने बड़ी देर हुकूमत की है बरसगीर पाको हिंद पर, और शायद वो कॉम्प्लेक्स इनके अंदर से नहीं निकल रहा। उस कॉम्प्लेक्स को मिटाने के लिए अभी मुसलमानों को दबाने की कोशिश देखिए, बगैर तो हिंदुस्तान का जो सियासी स्ट्रक्चर है, सियासत की जो बयानिया है, उसके लिए उन्हें एक तरफ तो जेनोफोबिया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत के जरिए लोगों को जीतना है, दूसरी तरफ इन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी दे के हिंदुस्तान के आवाम को अपने साथ मिलाना है। बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का बिलखसूस वो हिंदुस्तान जो हिंदुत्वा हिंदुस्तान रहा है, जिसका एक ड्रीम था, जो समझता है कि माजी तकरीबन कई सालों तक, कई 100 साल तक हिंदुस्तान पे मुसलमानों का राज रहा है, बैरूनी ताकतें आई हैं और इसका मुकाबला हमने नहीं किया है और हिंदुस्तान को जो है वो ज़ेरे नगू रखा है। अब हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राज कायम करेगा, जिसका एक ख्वाब एक ज़माने में हिंदुस्तान ने देखा था। अब वो ख्वाब मोदी पूरा करने जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला के, जिस तरह आपने इशारा भी किया, अपने कवानीन है, हर चीज़ के लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो चाहता तो है कि हिंदुस्तान को बड़ा करें, लेकिन हिंदुस्तान का जो ख्वाब है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो इस कोरोना वायरस से पहले ही चकनाचूर हो गया था। आपने ये देखा कि जो उनकी माशी हालत थी 7%, जो कि 20 साल से वो तकरीबन 4% पे आ गई थी। 2 लाख से ज्यादा एक्सपार्टिएट जो है बाहर चले गए थे, स्टॉक एक्सचेंज का क्रैश हो गया था। जो मोदी की जो पॉलिसियां थी, उसने हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बजाय यानी पीछे लाए। पिछले 2 दहाइयों में हिंदुस्तान ने जो कुछ किया वो ये कि माशी एतबार से दुनिया को बावर कराने की कोशिश की कि उनकी खारजा उसूलों का एहतराम किया जाए, क्योंकि वो माशी ताकत है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी 7% के हिसाब से बढ़ रही है और वो जो है एक मिलिट्री पावर बनने जा रहे हैं, मॉडर्नाइज मिलिट्री उनकी आने वाली है। लेकिन ये ख्वाब जो है, अब उनकी फॉरेन पॉलिसी में वो ताकत नहीं रहेगी, उनका जो क्लाउड है वो कमजोर होगा, जो उनका नाम है, जो हिंदुस्तान शाइनिंग इंडिया था, वो अब शेमिंग इंडिया बन गया। तो हर हवाले से मोदी सरकार अपनी हुकूमत को, अपनी रियासत को अंडरकट कर रही है। और अब देखना ये कि ये स्पीड ये कब तक रखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। जितना ये फाशिस्ट बनेगा, उतना ही अपने अवाम के साथ और अपने हमसायों के साथ और दुनिया की इंस्टेबिलिटी के लिए खतरा बनेगा। सही, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आंख बंद कर लेने से कहते हैं जी हकीकत नहीं बदल सकती, ऐसा ही है। भारत मुसलसल अगर मैं कहूँ कि मुआशी तौर पर तनज़ुली की जानिब जा रहा है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर ब्रिगेडियर साहब सूरत हाल यही रही
तो आप हालात कैसे देखते हैं? क्या खाना जंगी भी हो सकती है आपके मुताबिक? देखिए, खाना जंगी को आप जो माइनस नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब भी इस किस्म का कोई क्राइसिस आए हैं ह्यूमैनिटी के अंदर, तो उसके फ़ौरन बाद जो उनसे कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जो कि हमें खाना जंगी की तरफ ले जाता है। आप 1920s में देखें, जब एक वबा आई थी तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो हिंदुस्तान है, आपको पता है इसका जो बेसिक माइंडसेट है वो आरएसएस का था। और बाल ठाकरे 1920s में जिस चीज़ को वो लेके आगे चला था, वो चंक्या कुटियाला का वो मेन थ्योरी को आगे लेके चल रहा था। और चंक्या कुटियाला की जो मेन थ्योरी थी, उसके जिसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा लिखा, वो अदर देन जो डिप्लोमेसी और उसके ऊपर उसने लिखा, उसने हर चीज़ की नेगेटिविटी और उसके नेगेटिव एलिमेंट्स को ज़्यादा उजागर करने की कोशिश की। जैसे उसकी जो थॉट थी, उसके अंदर रूथलेसनेस और उसके अंदर प्रोपेगेंडा जो है, उसको मेन टूल बनाया गया था किसी भी स्टेट्स क्राफ्ट के लिए। तो उसी चीज़ को आगे चल के जब बाल ठाकरे जब आगे चला और आरएसएस बनी, जिसका यही एक कारिंदा और नुमाइंदा है मोदी, इसने भी इस चीज़ को कैश कराने के लिए जो मेन चीज़ सामने लाई वो ये लाई थी कि एंटी मुस्लिम जो जज्बात हैं उनको उभारा जाए और मज़हब को एक ज़रिया बना के ये नफ़रत हिंदुस्तानियों के दिलों में डाली जाए। और साथ ही उनको ये बताया जाए कि जो हिंदुत्व है या जो ग्रेट भारत है, उसकी बुनियाद इसी तरह रखी जा सकती है जब हम माइनस मुस्लिम्स करेंगे अपने हिंदुस्तान के अंदर से। क्या भारत इन हालात में भी पाकिस्तान के खिलाफ आपको लगता है कि कोई जाली ऑपरेशन कर सकता है? क्योंकि जाली ऑपरेशन करने में तो भारत माहिर है। किसी तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद रखी जाए भारत से? अभी देखे ना, चंद दिन पहले ये ड्रोन आ गया, हमारे एयरफोर्स ने उसको मार गिराया। एलओसी के ऊपर खिलाफवर्जियां जारी रखी हुई। ऑपरेशन हो, वो ट्रेन वाला मामला मैंने शायद लतीफ साहब से सवाल पूछा था। जी देख लीजिए जो जी जी ब्रिगेडियर साहब, ये सवाल शायद लतीफ साहब से था। मैं आपकी तरफ जाती हूँ, इसी सवाल के साथ मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी जी, ये सारे फ्लैग ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हैं। आई एम सॉरी। मगर इसका जो जवाब उनको दिया गया, ये जो लेटेस्ट वाला जो फरवरी में हुआ, ये सब ने देखा कि किसी भी इस तरह के फ्लैग ऑपरेशन में उनको कामयाबी नहीं हुई। अल्लाह की मदद हमारे साथ थी और हम वैसे भी सच और हक की बात करते हैं। हमने इस तरह की घिरी हुई ना हरकत की, ना हमने इस तरह की मुनाफकत फैलाने वाली बात की, और ना हमने इस तरह को बदले लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से कामयाबी अल्लाह ने हमें दी। और मैं फिर से यही कहता हूँ कि फरवरी में जो सबसे लेटेस्ट है वो तो अभी भी हमारे जहनों में है। शायद लतीफ साहब, आपने टॉपिक छेड़ा तो मैं आपको जरा याद करवा दूं, आपको भी याद होगा, हमेशा करना पड़ा। जनरल आसिफ गफूर साहब ने, आपको याद है उस सरप्राइज वाली जो बात की थी कि हम आपको सरप्राइज करेंगे, और पूरा दिन उनका मीडिया पीटता रहा था। पूरा दिन उनके मीडिया के सर पे उस दिन जो हमारे डीजी आईएसपीआर थे उस वक्त जनरल आसिफ गफूर साहब वही सवार रहे थे, आपको याद होगा। फिर डर भी जाता है इंडिया बड़ी जल्दी। दूसरी बात है कि अगर हम बात करें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब चाइना की जानिब जा रहे हैं, ठीक है, और अफगानिस्तान में भी जो आपके टेरर कैंप्स है वो खत्म होते दिखाई दे रहे, बंद हो रहे हैं। यानी कोई भी पड़ोसी जो है, कोई भी हमसाया जो पाकिस्तान के साथ पहले इनके ताल्लुकात नहीं बन सके, तो कहां देखते हैं आप भारत को? इकोनॉमी की आप बात करें, सॉरी टू से आपकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से नाकाम होती दिखाई दे रही है। अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूं, बंद ही हो रहा है। कौन सी इकोनॉमी? ये इकोनॉमी मोदी ने अपना नाम तो नहीं रखा हुआ, निकनेम? मेरा ख्याल है जनरल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर फिजा, सवाल मेरे से बीच में। हाँ, नहीं, मैं सुन रहा हूँ। पहली बात तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। आप बार बार एक बड़ी नासमझी की बात करते हो कि आप न्यूक्लियर पावर हैं इसलिए सब आपसे डरते हैं। लेकिन न्यूक्लियर हथियार आपके पास है तो दुनिया जानती है। उनकी हिम्मत आप में है इस्तेमाल करने की, वो भी हम जानते हैं। अगर हिम्मत थी तो पुलवामा में जब आपके अंदर आके हमने आपके टेरर कैंप को बर्बाद किया, क्यों नहीं आपको इस्तेमाल किया? जब आपके एयर स्पेस का इससे अच्छा मौका आपको क्या मिलेगा? कब इस्तेमाल करेंगे आप उनको? कब आप इस्तेमाल करेंगे आप उनको? जब आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। ये तो बार बार मत करो न्यूक्लियर के बाद। हम भी न्यूक्लियर है, हम कभी नहीं कहते हम न्यूक्लियर है, जरूरी नहीं है। हाँ, दें जवाब, जरूर दें, नो प्रॉब्लम। बड़ी अच्छी बात है, आप मुझे बोलने दें प्लीज। आपने अपने वल्नरेबल एरियाज टारगेट के लिए वो हथियार रखें, जरूर रखें। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि आपके वल्नरेबल एरिया या सेंसिटिव टारगेट को हिट करें। हमारी टारगेट
जब पुलवामा के बाद सिर्फ आपकी टेरर कैंप थे, क्योंकि वो हम पर हमला करते हैं, मदद आप करते हैं, उनकी अलग बात है। हमने कोई आपके टारगेट की तरफ इशारा नहीं दिया था, हमने सिर्फ टेरर कैंप को अटैक किया था बालाकोट में, और वो हम दोबारा करेंगे। अगर टेरर अटैक दोबारा हुआ तो दोबारा भी करेंगे। फिर आपको जो करना है आप करिए।